प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सूचित किया था, आज की कक्षा में हम संधि और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। संधि पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, और वे बातें हैं स्वर, व्यंजन, मात्राएं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो इन सबके संबंध में हमें मालूम होना चाहिए। प्रथम सेमेस्टर में इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। हिंदी भाषा में जो वर्ण है उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, स्वर व्यंजन के रूप में। व्यंजनों के 3 वर्ग उपवर्ग देखे जाते हैं। 25 की संख्या में जो एक वर्ग है स्पर्श व्यंजन, और फिर अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, यार अलावा ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श श स ह। तो ये हिंदी में वर्णमाला का विधान है। यहाँ स्वर वे हैं जिनका उच्चारण हम ऐसे करते हैं जबकि मुंह के अंदर किसी अवयव से विशेष प्रयत्न हमें नहीं करना होता। गले में जो लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, और उसमें से जो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, और वह ध्वनि बिना रोक टोक के मुंह से बाहर आ जाए, अधिक प्रयत्न किए बिना, तो उसे हम स्वर कहते हैं। गले से निकली हुई तो उस आवाज को अथवा ध्वनि को हम मुंह के अंदर अलग अलग अंगों की सहायता से परिवर्तित कर दे, मैनिपुलेट कर दे, तो वो ध्वनियां बदल जाती हैं। जहां जीभ का स्पर्श मुंह के अंदर अलग अलग हिस्सों से होता है, तब अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो संख्या में 25 हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಯಾವ ಧ್ವನಿಗಳಿವೆ ಆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಧ್ವನಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ये स्वर और व्यंजन है। और व्यंजनों में और 2 वर्ग हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि 2 स्वरों के मिलने से ये व्यंजन बने। और फिर ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में गर्म हवा झटके से बाहर निकलती है, और इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और उनमें गर्मी होती है, इसी कारण से ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण जब किया जाता है, और उस समय में भी हम जानते हैं, देख चुके हैं कि वहां ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, संवृत स्वर है, विवृत स्वर है। तो इस तरह स्वरों के प्रकार हैं। मुख्य रूप से हम यही देखेंगे कि वहां ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है। फिर व्यंजनों में अल्प प्राण, महाप्राण और अनुनासिक व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जिनको हम कहते हैं, उनमें अल्प प्राण, महाप्राण और अनुनासिक व्यंजनों को हम पाते हैं। इन सब की जानकारी हमें अनिवार्य होती है जबकि हम संधि का अध्ययन करते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ। संधि यहाँ 2 स्वरों के बीच में होती है, अथवा स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, अथवा व्यंजन और व्यंजन के बीच में होती है। कभी विसर्ग के कारण संधि होती है, तो इसलिए स्वर व्यंजन के संबंध में अच्छी तरह से समझ लेना, जानना आवश्यक होता है। तो आइए हम संधि का परिचय प्राप्त करेंगे। संधि क्या है, इस संबंध में समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ है जोड़। शरीर में जहां जोड़ होती है, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स को संधि कहते हैं। वास्तव में संधि का अर्थ है जोड़। और संधि शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अगर हम विचार करेंगे, संधि 2 वर्णों के मिलने से वहां संधि शब्द बना है। संधि, संधि शब्द का अर्थ है मेल अथवा जोड़। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का तात्पर्य है 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತಹ 2 ಧ್ವನಿಗಳು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು। अर्थात यहाँ स्वर और स्वर का मिलन होता है, स्वर और व्यंजन का मिलन होता है, व्यंजन और व्यंजन का मिलन होता है। इस तरह स्वर हो या व्यंजन हो, 2 वर्ण जब निकट आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, और उन दोनों में परस्पर मेल होता है, मिलन होता है, उस वक्त जो परिवर्तन आ जाता है, जो विकार पैदा हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकेंगे। यहाँ देखिए उदाहरण, सम
तोष, संतोष। सम पहला शब्द है, इसे पूर्व पद कहते हैं। तोष को उत्तर पद अथवा दूसरा पद कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद। संतोष, संतोष। संतोष शब्द हम जानते हैं, लेकिन संतोष शब्द का विग्रह करने पर, तोड़ने पर, विग्रह करने का अर्थ है तोड़ना, तोड़ने पर शब्द के ये हिस्से बनते हैं, सम, तोष, संतोष। इसी तरह का और शब्द हम देखेंगे, देव, इंद्र, देवेंद्र। देवेंद्र शब्द हम जानते हैं, और उसको तोड़ने पर वहां दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं, देव, इंद्र। देव और इंद्र, देवेंद्र। भानु और उदय, भानुदय। भानु और उदय, भानुदय। तो इस तरह दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, और दो शब्दों में जो स्वर होते हैं, पूर्व पद अथवा प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर होता है, और उत्तर पद के आदि में, प्रारंभ में जो स्वर होता है अथवा व्यंजन होता है, ये दो मिलते हैं। संतोष शब्द में जब हम इसको तोड़ते हैं तब तो सम, सम में वहां म ध्वनि है, स्वर नहीं है, व्यंजन है। और उत्तर पद में, तोष में, वहां त व्यंजन है, और यहाँ सम में म व्यंजन है। दो व्यंजन यहाँ मिल रहे हैं, और दो व्यंजनों के मिलने से यहाँ शब्द जो बना है उसका स्वरूप है संतोष। फिर दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, देव, इंद्र, देवेंद्र। देव शब्द पूर्व पद है, और इसके अंत में जो व जो ध्वनि है, व्यंजन है, उसमें अ स्वर है। और फिर इंद्र जो उत्तर पद है, दूसरा पद है, उसमें ई स्वर है। और यहाँ ये दो स्वर मिल रहे हैं, अ और ई। अ और ई के मिलने से वहां ए हो गया है, देवेंद्र। देव, इंद्र, देवेंद्र। अ ई के मिलने से ए स्वर बन गया है। और इसी तरह तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, भानु उदय, भानुदय। पूर्व पद में, भानु में शब्द के अंत में ऊ स्वर है, और दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ स्वर है। दोनों तो ह्रस्व ऊ स्वर हैं, और इन दोनों के मिलने से वहां स्वर दीर्घ हो गया है। सजातीय स्वर जब मिलते हैं तो वहां दीर्घ स्वर का आगमन होता है। यहाँ उ और ऊ के मिलने से ऊ हो गया है, भानुदय। भानुदय में नू जो है उसमें ऊ दीर्घ स्वर है। इस तरह स्वर और स्वर मिलते हैं, व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं, स्वर और व्यंजन मिलते हैं, और उनके मिलने से उनका रूप बदल जाता है। उनके स्थान पर एक नया स्वर व व्यंजन आ जाता है, और इसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़। दो अलग अलग वर्णों के परस्पर मेल से, अर्थात दो शब्दों में जो स्वर अथवा व्यंजन होते हैं, तो उनके मिलने से विकार होता है, परिवर्तन होता है, तब उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि में बंधे हुए दो शब्दों को हम अलग अलग करते देखते हैं, तो लिखते हैं, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, अथवा संधि विग्रह भी कहा जाता है। तो संधि विच्छेद अथवा संधि विग्रह कहते हैं। ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ संधि विच्छेद ಅಂತ ಹೆಸರು। संधि में बंधे हुए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं, तब उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के उदाहरण इस प्रकार है। संधि के संबंध में कुछ उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, उसके साथ साथ कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण यहाँ हम देख रहे हैं, तथास्तु, आगे अगली, ऐसा ही हो जैसा कि तुम चाहते हो। तथा अस्तु, तथास्तु संधि विच्छेद करने पर तो अलग अलग शब्द बनते हैं, तथा और अस्तु। तथा पूर्व पद है, अस्तु उत्तर पद है। पूर्व पद के अंत में तथा में आ स्वर है, अस्तु के आरंभ में अ ह्रस्व स्वर है। यहाँ आ और अ, इन दो स्वरों के मिलने से वहाँ तथास्तु में था दीर्घ है, अर्थात यहाँ दो सजातीय स्वर मिल रहे हैं, और संधि के स्थान पर उसी जाति का दीर्घ स्वर आया है। इसे संधि कहते हैं। जहाँ संधि के स्थान पर नया स्वर अथवा नया व्यंजन अथवा नई ध्वनि आ जाती है, तो नई ध्वनि किस तरह की है, तो ये हम यहाँ देखते हैं। संधि विच्छेद करने पर हमें उन शब्दों को देखने का अवसर मिलता है जिनकी वजह से तो ये नया शब्द बना। इस उदाहरण में आ एवं अ मिलकर आ बन गए हैं, एवं आ का लोप हो गया है, अर्थात यहाँ एक स्वर आ दीर्घ स्वर है और दूसरा ह्रस्व स्वर है, और इन दोनों के मिलने से वहां
इसी जाति का आ दीर्घ स्वर आ गया है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, पदोन्नति। यहाँ पदोन्नति का संधि विच्छेद करने पर तो दो शब्द हम देखते हैं, पद और उन्नति। पद में द में अ है, उन्नति में उ स्वर है, अ और उ। अ और उ के मिलने से यहाँ पदोन्नति, पदो दो ओ, द में ओ स्वर आ गया है। आ और उ के मिलने से ओ स्वर आ गया है। अर्थात इस उदाहरण में आ एवं उ मिलकर ओ बन गए हैं। उ का लोप हो गया है। ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ उ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಉ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಓ ಆಗಿದೆ। आ उ ओ, पद उन्नति, पदोन्नति। यहाँ पद पूर्व पद है, उन्नति उत्तर पद है। पूर्व पद के अंत में अ स्वर है, उत्तर पद के आदि में ओ स्वर है। अ और उ के मिलने से ओ स्वर आया है। कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। सर्वोच्च, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, विच्छेद करने पर यहाँ दो अलग अलग शब्द बनेंगे, सर्व और उच्च। सर्व शब्द के अंत में अ है, उच्च शब्द के आदि में उ है। अ और उ, यहाँ भी तो अ और उ है, और इनके मिलने से ओ बन गया है। इस उदाहरण में भी अ और उ के मिलने से ओ हो गया है और उ का लोप हो गया है। फिर एक और उदाहरण देखेंगे, चिरायु। इसका विच्छेद करेंगे, चिर और आयु। चिर पूर्व पद है, आयु उत्तर पद है। चिर में र में अ स्वर है, आयु में आ दीर्घ स्वर है, और यहाँ अ और आ के मिलने से आ दीर्घ स्वर आ जाता है। चिरा, रा, रा में आ दीर्घ स्वर है। ऊपर दिए गए उदाहरण में र एवं आ मिलकर रा बन गया है, अर्थात अ और आ मिलकर आ दीर्घ स्वर हो गया है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, समानांतर। समानांतर, इसमें संधि विच्छेद करने पर दो अलग अलग शब्द बनेंगे, समान और अंतर। समान के अंत में अ है, अंतर के प्रारंभ में अ है। अ और आ के मिलने से वहां आ दीर्घ स्वर बन जाता है। समाना, ना दीर्घ स्वर है, समानांतर। समानांतर नहीं, समानांतर, समान अंतर समानांतर। फिर एक और उदाहरण देखेंगे, प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द इस तरह से बनते हैं, प्रति एक। प्रति एक, प्रत्येक। प्रति शब्द के अंत में ई स्वर है, एक शब्द के आदि में ए स्वर है, और यहाँ दो स्वर मिलते हैं, ई और ए। ई और ए के मिलने से वहां ए तो वही रहता है, लेकिन ई स्वर बदल जाता है य में, य व्यंजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक में प्रति एक, प्रत्येक। प्रति में जो ईश्वर है वह य में बदल जाता है, एक में जो ए स्वर है तो वो तो वैसे ही रह जाता है। प्रति एक, प्रत्येक। कि अंतस्थ व्यंजन या र, ला, व आदि, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? या की उत्पत्ति ई और आ के मिलने से या, उसी तरह र और आ के मिलने से रा, उ और आ के मिलने से वा। ल संस्कृत में जिसका उपयोग होता है एक स्वर है ल, और आ के मिलने से ला व्यंजन बना है, और उसी प्रकार यहाँ संधि बनती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। हम इनके भेदों का अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा हम जान चुके हैं, दो वर्णों के मिलने से जो विकार आता है अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और उस वक्त उन दोनों के बीच में संधि होती है, अथवा दो शब्दों के मिलने से वहां एक शब्द बनता है, और एक शब्द बनाने में दो स्वर व दो व्यंजन अथवा एक स्वर और एक व्यंजन इस तरह मिलते हैं, और उनके मिलने से परिवर्तन आ जाता है, विकार आता है, और उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कुछ उदाहरण हम देख चुके हैं। संधि के भेदों का अध्ययन हमें करना है। संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का अध्ययन हमें करना है। स्वर संधि क्या है और उसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि परीक्षा में आपको परिभाषा लिखनी पड़ती है, डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, और उसके बाद उसे समझाना होता है, और उसके लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? अब देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं कि विद्यालय, विद्या, आलय। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द अलग अलग हो जाएंगे, विद्या और आलय। विद्या पूर्व पद है,
और इसमें अंत में अ स्वर है। विद्या आ, आलय शब्द के आदि में शुरू में अ स्वर है। तो तब तो यहाँ दो स्वर मिलते हैं। कौन से स्वर मिलते हैं? आ और आ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ। इस तरह जहाँ दो स्वर मिलते हैं और उनकी जगह एक नया स्वर आ जाता है, तब तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, ಸ್ವರ ಸಂಧಿ के 5 भेद हैं। ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ। तो संधि के कुल मिलाकर 3 प्रकार हैं, याद रखिए। ಸ್ವರ ಸಂಧಿ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ और ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ। ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ संधि 3 तरದ್ದು: ಸ್ವರ संधि, ವ್ಯಂಜನ संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उनमें से स्वर संधि के 5 प्रकार हैं और उन भेदों के नाम है दीर्घ संधि, इसे कन्नड़ में सवर्ण दीर्घ संधि कहा जाता है। दूसरा भेद है गुण संधि। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। चौथा भेद है यण संधि। पांचवा भेद है अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। अब इनमें से प्रत्येक का अध्ययन हमें करना है। सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। कन्नड़ में जिसे सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। सवर्ण, सजातीय वर्ण जब मिलते हैं और उनमें संधि होती है, उनकी जगह एक नया स्वर आ जाता है, इसलिए इनको दीर्घ संधि कहते हैं। संधि करते समय अगर अ के साथ अ हो तो आ बनता है। ई के साथ ई मिले तो ई दीर्घ स्वर बनता है। उ के साथ उ आए तो हाँ दीर्घ उ स्वर बनता है। अर्थात यहाँ सजातीय स्वर जब मिलते, तो कहने का तात्पर्य यह है कि असजातीय स्वर, ಈ ಸಜಾತೀಯ ಸ್ವರ, ಉ ಸಜಾತೀಯ ಸ್ವರ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅ ಮತ್ತೆ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಅಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಉ ಅದರಲ್ಲಿ ಉ ಹ್ರಸ್ವ, ಉ ದೀರ್ಘ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ। इस तरह अ सजातीय स्वर, दो सजातीय स्वर मिलते हैं तब उनकी जगह संधि के बाद, संधि बनने के बाद उसी जाति का दीर्घ स्वर का आगमन होता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। सजातीय स्वरों के मिलने से संधि स्थल पर उसी जाति का दीर्घ स्वर आता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं, इन सबको देखिए। विद्या अभ्यास, विद्याभ्यास, आ और आ के मिलने से आ दीर्घ स्वर आया। परम अर्थ, परमार्थ, अ और आ के मिलने से दीर्घ अ स्वर आया है। परम के अंत में अ स्वर है, अर्थ में अ है, और इन दोनों के मिलने से अ और आ के मिलने से आ दीर्घ स्वर आया है। कवि और ईश्वर के मिलने से, कवि के अंत में ई ह्रस्व है, ईश्वर के आदि में ई दीर्घ स्वर है। ई और ई के मिलने से दीर्घ स्वर ई का आगमन हुआ है। कवि ईश्वर, कवीश्वर। गिरि ईश, गिरीश। गिरि शब्द के अंत में ई ह्रस्व स्वर है, ईश में ई दीर्घ स्वर है, और दोनों के मिलने से वहां गिरीश, री में ई दीर्घ स्वर है, गिरीश। तो इस तरह सजातीय स्वरों के मिलने से अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर का आगमन होते हम यहाँ देखते हैं। वधु उत्सव, वधुत्सव। वधु शब्द के अंत में उ स्वर है, उत्सव में उ स्वर है, और इस तरह उ और उ के मिलने से वहां वधुत्सव दीर्घ स्वर का आगमन हुआ है। इसी तरह का उदाहरण हम देख सकते हैं। योजन अवधि, योजनावधि। योजन के अंत में न में अस्वर है, अवधि के आरंभ में अ स्वर है, अ और आ के मिलने से वहां आ दीर्घ स्वर बना है, योजनावधि। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। कन्नड़ में इसे सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं, इसलिए कि एक ही जाति के दो स्वरों के मिलने से उसी जाति का दीर्घ स्वर संधि के स्थान पर आ जाए तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ दीर्घ स्वर का आगमन होता है। दूसरा भेद है संधि का गुण संधि। तो स्वर संधि का दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का लक्षण, गुण संधि का नियम इस प्रकार। जब संधि करते समय अ के स्थान ई हो तो ए बनता है, आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, आ के साथ र हो तो अर बनता है। तो ये गुण संधि कहलाती है। इसका लक्षण इस प्रकार है गुण संधि का। जब संधि
होती है और उस वक्त अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आए तो वहां संधि के स्थान पर ए स्वर बनता है। अ अथवा आ के आगे उ अथवा उ आए तो वहां ओ बनता है। अ अथवा आ के आगे र आए तो अर बनता है। तो ये गुण संधि कहलाती है। ಅಂದ್ರೆ ಅ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎ ಆಗ್ತದೆ, ಅ ಎದುರಿಗೆ ಉ ಬಂದ್ರೆ ಓ ಆಗ್ತದೆ, ಅ ಎದುರಿಗೆ ರ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದನ್ನ ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಗುಣಸಂಧಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। उदाहरण हम देख पाएंगे, नर ईश नरेश। यहाँ सजातीय स्वर नहीं है, ये विजातीय स्वर है और इन विजातीय स्वरों में पहले आ है और बाद में दूसरे स्वर है। ಹಾಗಾಗಿ ಅ ಮತ್ತೆ ಅದ ಎದುರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, अ अथवा आ के आगे ई के आने पर वहां ए हो जाता है। नर शब्द के अंत में अ स्वर है, ईश में ई दीर्घ स्वर है, अ और ई के मिलने से वहां ए हो गया है। नरेश, नर ईश नरेश। नर इंद्र नरेंद्र, अ ई ए नरेंद्र। ज्ञान उपदेश ज्ञानोपदेश। ज्ञान के अंत में अस्वर है, उपदेश के आदि में उ स्वर है और वहां अ और उ के मिलने से हो गया है, ज्ञानोपदेश। देव ऋषि, अ के आगे र आए तो वहां अर बन जाता है। देव के अंत में अस्वर है, ऋषि के आरंभ में र स्वर है, देव ऋषि देवर्षि। हाँ, संधि बनने के बाद इसका रूप बनता है देवर्षि। देव ऋषि देवर्षि, अ और र के मिलने से अर हो गया है। ग्राम उत्थान ग्रामोत्थान। ग्राम शब्द के अंत में अस्वर है, उत्थान शब्द के आरंभ में उ स्वर है, अ और उ के मिलने से वहां ओ हो गया है, ग्रामोत्थान। सर्व उदय सर्वोदय। सर्व शब्द के अंत में अस्वर है, सर्व व में अ स्वर है और उदय शब्द के आरंभ में उ स्वर है और इन दोनों के मिलने से सर्वोदय, वहां ओ स्वर आ गया है, अ और उ के मिलने से ओ हो गया है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का लक्षण फिर से हम देखेंगे, जब संधि करते समय अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई स्वर हो तो वहां ए हो जाता है। अ अथवा आ के आगे उ अथवा उ स्वर हो तो वहां ओ हो जाता है। अ अथवा आ के आगे र स्वर हो वहां अर बनता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। नर ईश नरेश, नर इंद्र नरेंद्र। ज्ञान उपदेश ज्ञानोपदेश, देव ऋषि देवर्षि। ग्राम उत्थान ग्रामोत्थान, सर्व उदय सर्वोदय। अ और ई के मिलने से ए, अ और उ के मिलने से ओ, अ और र के मिलने से अर। तो ये गुण संधि का लक्षण है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगली कक्षा में अन्य भेदों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।